प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा क्यों नहीं की जा सकती है। तो इसको समझाने के लिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। तो हम अगला देखेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है और आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्या की, क्यों किस प्रकार किया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। तो पहला प्रश्न आएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। पहला हम प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई स्रोत है। यह जो स्रोत होता है, इस स्रोत से कौन सी किरणें निकलती हैं? यहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। यहाँ से ये सीधे कौन सी किरणें निकलती है? यहाँ से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। जब यह पराबैंगनी किरण यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रकाश सुग्राही पदार्थ होता है। यहाँ पर प्रकाश सुग्राही जस्ते की प्लेट है। यहाँ ये किसकी प्लेट है? यहाँ पर जस्ते की प्लेट रखा गया है, जिंक की प्लेट रखा गया है। तो जैसे ही यहाँ से ये विकिरण आते हैं और ये विकिरण प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर पड़ते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो किसी धातु की सतह से ध्यान देना है, किसी धातु की सतह पर जब क्या कौन सा विकिरण पड़ा, यहाँ परावैंगनिक किरणें मिली, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इसकी पुष्टि किससे हो रही है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। जैसे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, तो यहाँ से धारा बहेगी और इससे समझ जाएंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी प्रकाश सुग्राही, इसकी परिभाषा ध्यान रखना है कि जब किसी प्रकाश प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर एक निश्चित आवृत्ति, जिसे हम पदार्थ की क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आपतित तो होता है। किस आवृत्ति से? देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यह जो परिघटना होती है, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहीं पर हम देख लें देहली आवृत्ति क्या होती है। पहला चीज है कि यदि देहली आवृत्ति से आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक यह होता है कि जो आपतित प्रकाश है, इसकी आवृत्ति निश्चित आवृत्ति हो, अर्थात देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो आवृत्ति का मान हम जैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। देहली आवृत्ति से अधिक कोई किसी भी आवृत्ति पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यह क्या था? प्रकाश विद्युत प्रवाह था। प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो खोज किया, वह 1887 में किसने किया? हर्ट्ज ने किया। फिर हॉलबैक्स ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और विभिन्न वैज्ञानिक जो लेनार्ड थे, मिल्कान थे, आदि वैज्ञानिकों ने विभिन्न पदार्थों का क्या किया, विभिन्न कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उन कारकों का क्या किया, अध्ययन किया और उन कारकों के अध्ययन को प्राप्त किया। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से विकिरण निकल रहे हैं। यहाँ से विकिरण को निकाल के आवृत्ति में परिवर्तन किया गया, तीव्रता में परिवर्तन किया। यहाँ पर जो धातु है, दोनों धातुओं के बीच किसमें, विभवांतर में परिवर्तन किया गया। यहाँ पर जो कैथोड है, ये क्या है, धातु प्लेट है। यहाँ विभिन्न धातु की प्लेट ली गई, तो इनका जो प्रभाव पड़ा, जो ये आप क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, वही निष्कर्ष क्या कहलाए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाए। वही जो निष्कर्ष मिले, उन निष्कर्षों को ही क्या कहा गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के वही क्या बने? नियम बने। तो यदि हम देखें एक-एक करके कि पहला यदि हम तीव्रता में परिवर्तन कहते हैं, जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के मान को हम क्या करते हैं? बढ़ाते जाते हैं। तो जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है, प्रकाश धारा का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। या कैसी रेखा प्राप्त हो रही है? एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। सीधी रेखा का तात्पर्य यह हुआ कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, वह प्रकाश धारा के सीधे क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश धारा की क्या होती है? सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा देखते हैं कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। किस आवृत्ति से? देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। जो देहली आवृत्ति होती है, वो विभिन्न पदार्थों के लिए क्या होती है? भिन्न-भिन्न होती है। देहली आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यह न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। यह किस बात पर निर्भर करती है? अलग-अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग-अलग होता है। यदि हम देखें सीजियम धातु के लिए,
तो यहाँ पर एक सीधी रेखा ये प्राप्त हो रही है, ये सीजियम के लिए है और यदि ये क्या है, ये कैल्शियम के लिए है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि जो देहली आवृत्त है सीजियम के लिए कम है, जबकि किसके लिए, कैल्शियम के लिए अधिक है। ये कैल्शियम के लिए अधिक है, अर्थात विभिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, देहली आवृत्त का मान भिन्न-भिन्न होता है। यदि आपतित विकिरण की तीव्रता विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। अब यहाँ से जो तीसरा नियम आता है, जो तीसरा नियम भी यही से हम देखते हैं कि तीसरा नियम या तीसरा निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, उस तीसरे निष्कर्ष को हम देखें कि वह क्या है। यहाँ पर जो यदि हम आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएँ, किसका मान बढ़ाते जाएँ? आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएँ, तो जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उनकी गतिज ऊर्जा किस बात पे निर्भर करती है? जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है, वह आपतित प्रकाश के आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ये गति जो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, वह आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि यहाँ देहली आवृत्ति से जैसे ही आवृत्ति का मान हम बढ़ाएँगे, यह कैसी रेखा प्राप्त हो रहा है? एक सीधी रेखा मिल रहा है। यह कैसी रेखा मिल रही है? सीधी रेखा मिल रही है। सीधी रेखा मिलने का ही मतलब है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, कहाँ पर निर्भर करती है? आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो तीव्रता पर क्या निर्भर करता है? प्रकाश धारा का मान किस बात पर निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भर करता है। अब यह जो प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, वह कैसी प्रक्रिया है? यह तात्क्षणिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तात्क्षणिक प्रक्रिया है। इसका मतलब कि जैसे ही रेडिएशन या विकिरण धातु की सतह पर क्या होते हैं, आपतित होते हैं, तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होते हैं? तुरंत ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये जो 4 नियम हुए, इन्हें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं। तो एक सीधे सा प्रश्न पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि देहली आवृत्ति क्या होती है? दूसरा प्रश्न। तीसरा नियम पूछ सकता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के हम 4 नियम बताएँगे। पहला नियम है कि जो यह परिघटना है, यह क्या होती है? तात्क्षणिक होती है, अर्थात जैसे ही प्रकाश आपतित होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने लगता है। दूसरा है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित प्रकाश का जो विकिरण होना चाहिए, उसकी जो आवृत्ति होनी चाहिए, वह न्यूनतम आवृत्ति और देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। आवृत्ति से ही रिलेटेड यदि हम तीसरा कह दें कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, वह किसके, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब गतिज ऊर्जा किस बात पे निर्भर करती है? आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। और एक और नियम बचा, यदि हम तीव्रता में परिवर्तन करते हैं, तो तीव्रता क्या होती है? आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, वो किस बात पे निर्भर करेगा? धारा की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात धारा का मान बढ़ाने पर हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे? जैसे-जैसे धारा का मान बढ़ता जाता है, धारा का मान बढ़ने पर किसका मान बढ़ता जाता है? तीव्रता का मान बढ़ाने पर किसका मान बढ़ता जाता है? धारा का मान बढ़ता जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को, जो ये निष्कर्ष प्राप्त हुए या जो नियम है, क्या इनकी व्याख्या किसके द्वारा? जो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत था, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो तरंगें होती है विद्युत चुम्बकीय, वो किस रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। तो क्या तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसका हम एक-एक करके देखते हैं। होता क्या है कि यदि हम तरंग सिद्धांत में देखें, तो तरंग सिद्धांत में जो हमारी तीव्रता होती है, पहला टर्म हम देखेंगे, ये टर्म समझ लेना। जो तीव्रता होती है, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। जो हमारी तीव्रता होती है, तीव्रता जैसे हम बढ़ाते हैं, तो तीव्रता बढ़ाने से क्या होता है? जो विकिरण होता है, उसका आयाम क्या होता है? आयाम बढ़ता है। क्या होता है? जो तीव्रता होती है, वह आयाम के अनुक्रमानुपाती होती है। हमारे जो विकिरण होते हैं, वह इस प्रकार ये चलते हैं, यह ध्यान रखना। इस प्रकार यह, तो ये जो जो चीज़ है, ये जो अधिकतम विस्थापन होता है, ये जो अधिकतम विस्थापन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो क्या होता है अधिकतम विस्थापन, ये हमारा क्या होता है? आयाम होता है। तो तीव्रता बढ़ाने पर क्या होगा? विकिरण का आयाम बढ़ेगा और आयाम बढ़ने से क्या होना चाहिए? यदि आयाम बढ़ता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्या बढ़नी चाहिए? गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। मतलब आयाम बढ़ाने पर क्या, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन देखा गया जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष यह कहता है कि नहीं, जो
तीव्रता बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो गतिज ऊर्जा होती है किस बात पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर ना करके आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तरंग सिद्धांत के द्वारा यह इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? जो गतिज ऊर्जा होती है, वह आवृत्ति पर कैसे निर्भर करती है। अब दूसरा यहीं से समझ लेना है कि किस यदि हम तीव्रता का मान बढ़ाएँ, फिर से समझना है, यदि हम तीव्रता का मान बढ़ाएँ तो आयाम का मान बढ़ेगा। आयाम का मान बढ़ने से ऊर्जा का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? ऊर्जा का मान बढ़ेगा और ऊर्जा का मान बढ़ने से क्या होना चाहिए कि जैसे हम क्या करते हैं अधिक तीव्र प्रकाश डालते हैं धातु की सतह पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना चाहिए? उत्सर्जन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीव्रता कितना ही अधिक क्यों न रखें, यदि आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है, वह देहली आवृत्ति से अधिक नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। मतलब यह ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, वह देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो तरंग सिद्धांत के द्वारा इसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तीसरा हम देखे हैं तीसरा देखें कि यह जो सिद्धांत है वह क्या होता है तात्क्षणिक होता है मतलब तुरंत होता है। तो इसको समझाने के लिए देखें कि यह हमारा जो विकिरण होता है, वो जो ऊर्जा होती है पूरे तरंगाग्र में फैली रहती है। कहाँ रहती है? पूरे तरंगाग्र में फैली रहती है। तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। ऊर्जा प्राप्त करने में क्या लगेगा? कुछ समय लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी जैसे प्रकाश आपतित होगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन निकलने में भी कुछ समय लगेगा। अर्थात तरंग सिद्धांत के द्वारा हम कहेंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है, उसे तात्क्षणिक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो निष्कर्ष हैं या जो नियम है, इसके ठीक क्या है? विपरीत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या को किसके द्वारा? तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल हो गया। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असफल हो गया, क्या-क्या इसको इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया? यह देहली आवृत्ति के बारे में नहीं समझा पाया। दूसरा क्या नहीं समझा पाया कि जो कौन सी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के अनुपाती होती है। इसकी इसकी व्याख्या नहीं कर पाया और यह जो प्रक्रिया है वह क्या होती है? तात्क्षणिक होती है। इनकी व्याख्या नहीं कर पाया। तो इनकी व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने किस सिद्धांत का उपयोग किया? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा के छोटे-छोटे किसके? ऊर्जा के छोटे-छोटे बंडल्स के रूप में बाहर आता है। जो प्रकाश होता है वह विकिरण होता है, वह ऊर्जा के छोटे-छोटे बंडल के रूप में होते हैं और इन बंडल को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। इन बंडल को एक नया टर्म आता है, क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं या ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ये ऊर्जा के क्या होते हैं? पैकेट होते हैं। इन्हीं क्वांटा अथवा क्या कहा जाता है? फोटान कहा जाता है। इनकी जो ऊर्जा होती है क्वांटा या फोटान की, यह ऊर्जा के बंडल या पैकेट हैं या पार्टिकल हैं जिनकी ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू। E इक्वल टू क्या है? यह एच न्यू फोटान की ऊर्जा है। एच क्या होता है? प्लैंक नियतांक होता है। इसका मान ध्यान रखना 6.6 गुणे 10 की घाते ऋण 34 से गुणे 10 की घाते ऋण 34 जूल सेकंड है। यह एच का मान है ऋण 34 जूल सेकंड है। किसका? जूल सेकंड। और न्यू क्या होती है? आपतित विकिरण की क्या होती है? आवृत्ति होती है। दूसरा इसका यदि हम देखें ये ऊर्जा होती है फोटान की। यदि फोटान का संवेग देख लें तो यही देख लेंगे एच न्यू बाई सी होता है। सी इसका चाल है। सी क्या है? फोटान की चाल है। निर्वात में फोटान की चाल क्या होती है? सी होती है। सी 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। जो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है अर्थात जब फोटान रेस्ट में होते हैं, सामान्य रूप से रेस्ट में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अर्थात इनका स्थिर अवस्था में कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जैसे ये गति करते हैं तो इनका क्या होता है? चूँकि इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा होती है, तो इनमें कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। फोटान पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटान जब इलेक्ट्रॉनों से अंतःक्रिया करते हैं, तो अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे देते हैं? इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव जब हुआ, तो जब ये धातु की सतह पर टकराते हैं, तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा किसको दे दी? यह ऊर्जा किसको दे दिए? इलेक्ट्रॉन को दे दिए और इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे बुलबुला होता है, जैसे पानी गिरता है बुलबुला बनता है और वह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जब यह फोटॉन किसी धातु की सतह पर पड़ते हैं, तो वो अपने इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने
होने लगते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हुए? प्लांक के इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने क्या दिया? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण दिया। क्या दिया? प्रकाश विद्युत समीकरण दिया। प्रकाश विद्युत समीकरण उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है आइंस्टीन का? यह नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। एच कोष्टक के अंदर क्या है? यह न्यू है और इसे क्या कहेंगे? न्यू जीरो कहेंगे। यह जो न्यू जीरो है, अब यहाँ से हम समझें, यह जो समीकरण है बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। यह जो आइंस्टीन का समीकरण था, इस समीकरण के द्वारा क्या समझाया जा सका? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सके। तो आइंस्टीन ने कहा कि यह जो प्रक्रिया होती है वह तात्क्षणिक क्यों होती है? तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारा फोटान और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है, ये 1 बाई 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फोटान अपनी ऊर्जा किसको देता है? एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा फोटान अपनी ऊर्जा दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरा फोटान अपनी ऊर्जा तीसरे इलेक्ट्रॉन को। तो यह ऊर्जा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, इसलिए यह प्रक्रिया ये जो प्रक्रिया है वह कैसी होती है? तात्क्षणिक होती है। अर्थात जैसे ही धातु की सतह पर क्या होता है? निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होने लगते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। अर्थात यह प्रक्रिया क्या होती है हमारी? पहली चीज है कि जो प्रक्रिया होती है वो तात्क्षणिक होती है, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है वह किससे अधिक होनी चाहिए? देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक धातु के लिए निश्चित आवृत्ति है, जिसे हम क्या कहेंगे? देहली आवृत्ति कहते हैं, या नियत राशि है। तो यदि इस समीकरण में देखें, यहाँ पर यह जो समीकरण है ये क्या है? न्यू माइनस, ये समझेंगे, ये न्यू माइनस न्यू जीरो। ये न्यू जीरो कौन सी आवृत्ति है? देहली आवृत्ति है। यदि न्यू का मान, इसका मान इस राशि से कम है, अर्थात यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति किससे कम है? देहली आवृत्ति से कम है, तो यह राशि कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। यह राशि क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर यह राशि क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी वह कैसी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा निगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी, ये निगेटिव है, ये निगेटिव। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। क्यों ऋणात्मक नहीं हो सकती है? क्योंकि उसका निश्चित द्रव्यमान होगा और वेग का वर्ग कर देंगे तो वह भी धनात्मक राशि होगी। अर्थात गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ ऋणात्मक हो जाएगी। इसलिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। किस कंडीशन में? जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो? कम हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यह दूसरा नियम बताया कि प्रत्येक पदार्थ के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। अब तीसरा क्या होता है? जो तीसरा नियम था कि जो आवृत्ति होती है वो किस बात पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो मैंने बताया कि जो पदार्थ की देहली आवृत्ति होती है नियत राशि है। न्यू कैसी राशि है? नियत राशि है। प्लांक नियतांक कैसी राशि है? नियत राशि है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है और जो आपतित आवृत्ति, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अर्थात जो गतिज ऊर्जा है, इस समीकरण से आइंस्टीन ने बताया कि जो आपतित प्रकाश, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह सीधे आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसका मान बढ़ाते जाएंगे, आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएंगे, तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इस प्रकार एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो इससे इन्होंने इसकी भी व्याख्या किया। किसने? आइंस्टीन ने व्याख्या किया कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि तीव्रता पर। हम देखते हैं गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर न करके किस बात पर निर्भर करती है? तीव्रता पर निर्भर ना करके यह किस बात पर निर्भर करेगी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी। अब आइंस्टीन ने, ध्यान रखना है यहाँ पर, आइंस्टीन ने यह समीकरण प्राप्त कैसे किया? यह ये समीकरण का डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूँ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टीन समीकरण लिखे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और इसका निगमन कीजिए। तो ये आया समीकरण कैसे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई ये विकिरण है और ये विकिरण हमारे पास ये फोटान है। फोटान की जो ऊर्जा है वह E इक्वल टू एच न्यू है। यहीं पर समझे, जो फोटान की हमारे पास ऊर्जा है वह E इक्वल टू एच न्यू है। यह आपतित फोटान है। बताएंगे यहाँ पर न्यू क्या है? आपतित प्रकाश का जो ये न्यू है वह क्या है?
विकिरण की क्या है आवृत्ति है, और एच क्या होता है प्लांक के नियतांक होता है। जब यह फोटॉन कहाँ पर पहुंचता है, यहाँ पर यह फोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन पर पहुंचता है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे देता है। यहाँ पर यह ऊर्जा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलेगा, तो धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस न्यूनतम ऊर्जा को जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कार्यफलन हो गया। धातुओं के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान सबसे कम होता है, और जैसे हम आगे जाए तो विभिन्न धातु के लिए कार्यफलन का मान अलग अलग होता है। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। तो एक तो पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब जो शेष ऊर्जा बची, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा चाहिए। तो इस प्रकार जो फोटान की ऊर्जा है, आपतित फोटान की ऊर्जा है, वह दो प्रकार से खर्च हो रही है। जो हमारे पास ई है, जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा ई है, वह कितने प्रकार से खर्च हो रही है, यह दो प्रकार से खर्च हो रही है। एक हमारे पास वर्क फंक्शन, या हम क्या कहते हैं, दिस इज द वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो रही है, और दूसरा किस प्रकार खर्च हो रही है, इसको यह काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो यह ऊर्जा दो प्रकार से खर्च होती है। अब हम देखें आगे, यदि हम इसको देखें कि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन को यहाँ पर हम वर्क फंक्शन देखें कि जो एच न्यू है, क्या है, एच न्यू है, दिस इक्वल टू, वर्क फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया, दिस इज द फाई नॉट, क्या होगा, फाई नॉट। और जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉनों की कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम, अधिकतम, एम ए एक्स, वी मैक्सिमम है, एम ए एक्स। तो यहाँ पर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है, और ये एच न्यू दो भागों में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। एम क्या होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वी क्या है, वी मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का वेग है। अब यदि हमारे पास जो आपतित विकिरण है, विकिरण क्या हो रहा है, जो आपतित विकिरण हो रहा है, आपतित विकिरण की जो आवृत्ति है, वह ठीक देहली आवृत्ति के क्या हो, बराबर हो। आपतित विकिरण की आवृत्ति क्या हो, देहली आवृत्ति के बराबर हो। इस कंडीशन में जब आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होती है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है, वह क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। इसको हम इस प्रकार समझें कि यहाँ पर जब यह ग्राफ ड्रा करते हैं, किसके बीच, गतिज ऊर्जा, ये समझना है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच हम ग्राफ खींचते हैं, ये गतिज ऊर्जा और ये आवृत्ति। तो यदि इसका आवृत्ति का मान क्या है, यहाँ न्यू जीरो है, तो इस पॉइंट पर जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा हमारी शून्य होती है। तो जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति ठीक किसके बराबर हो, देहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो ये जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये टर्म शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एच न्यू जहाँ था, उस एच न्यू को हम क्या रख दें, एच न्यू के स्थान में हम क्या रख दें, न्यू जीरो रख दें, और इक्वल टू, यहाँ ये फाई है तो फाई जीरो है, ये क्या आ जाए, फाई है तो ये क्या हो जाएगा, फाई जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फाई जीरो का मान क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो हो जाएगा। फाई जीरो का मान क्या निकल आया, एच न्यू जीरो आ गया। अब यहाँ इस समीकरण में, यह जो समीकरण था, इस समीकरण में जहाँ फाई जीरो है, जहाँ क्या है, फाई जीरो है, वहां हम क्या रख दें, एच न्यू जीरो रखें, तो हमारा समीकरण, ये समीकरण किस रूप में कन्वर्ट होता है, समझेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू, जहाँ फाइव जीरो है तो फिर से वहां क्या पुट कर रहे हैं, एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी, हाफ एम वी, ये एम है, एम वी स्क्वायर, और यहाँ मैक्सिमम लिख रहे हैं, ये एम मैक्सिमम हो जाएगा।
अब यहाँ से इस टर्म को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, इस टर्म को क्या हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद हम एच क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एच को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो एच को बाहर निकाल दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, एच बाहर आए तो न्यू माइनस न्यू जीरो, और ये हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का क्या हो जाएगा, यह निगमन हो जाएगा। और इस समीकरण के सहायता से आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या किया, व्याख्या किया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतापूर्वक क्या किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा की जा सकती है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि पहला प्रश्न ये बनेगा कि आपका तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में क्यों असफल हो गया। तो हम देखें और इसको आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कैसे समझाया। ये दूसरा प्रश्न पूछेगा कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए और इसकी सहायता से किसको समझाना है, जो आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो हम देखते हैं कि जो तरंग सिद्धांत होता है प्रकाश की किन घटनाओं को, परावर्तन को, अपवर्तन को, विवर्तन को, ध्रुवण को, व्यतिकरण को, इनकी व्याख्या तो सफलतापूर्वक कर सकता है, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की जा सकती है, परंतु प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है वह व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकता। तो इन दोनों घटनाओं की व्याख्या करने के लिए जो आधुनिक विचार है वह माना जाता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, जिसे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं। विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी प्रकार विकिरण की दो पहलू होते हैं। वह कहीं तरंग के समान व्यवहार करता है और कहीं कण के समान, कण मतलब ऊर्जा के बंडल, कण के समान व्यवहार करता है, जिसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।